हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी मेंटर एंड एजुकेटर शिवानी चक्रवर्ती और मेरे चैनल विज्ञान श्रोतालय में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं फिर से आपके सामने एक लेक्चर वीडियो लेके आ गई हूं लिविंग यानी लाइफ प्रोसेस के पार्ट 2 को। इसके पहले हम पार्ट 1 का लेक्चर पढ़ा था हमने लिविंग थिंग, जो कि लाइफ प्रोसेसेस से ही था और हमने उसमें न्यूट्रिशन के बारे में ही जाना था। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप में से जिन लोगों ने पार्ट 1 की लेक्चर वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले पार्ट 1 का लेक्चर वीडियो देख ले, नहीं तो आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए ज़्यादा न लेट करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन और एनिमल बीइंग्स में, या ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्टोमेटा की। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया था। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको थोड़ा बहुत हिंदी में भी हमें बता दो, उसका लैंग्वेज भी हिंदी में बता दो, जिनसे हमें थोड़ी हेल्प हो जाए। उनके रिक्वेस्ट से मैं आज ये जो लेक्चर वीडियो लेके आई हूँ वो दोनों लैंग्वेज में लेके आई हूँ। आई होप कि आज का ये लेक्चर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोमेटा की। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि हमने पार्ट 1 में के लेक्चर में क्या क्या बातें की थी। हमने ये जाना था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने ये जाना था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण कितनी प्रकार से होता है, जिसमें हमने ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की हुई थी। साथ ही साथ ऑटोट्रॉपिक जैसे ऑर्गेनिज्म एंड प्रोसेस में हमने फोटोसिंथेसिस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी बात की हुई थी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जिसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, वो होता है रंध्र, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्टोमेटा। हम सबसे पहले आज यही जानेंगे कि स्टोमेटा होता क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्टोमेटा जो होती है वो एक छोटे से पोर जैसा, पोर मतलब होता है छिद्र जैसी संरचना होती है जो पत्तियों में पाई जाती है। पत्तियां दैट मीन्स की लीव्स। ओके, तो ये कैसी स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे छेद यानी पोर्स जैसी स्ट्रक्चर है जो कहाँ पाई जाती हैं, पत्तियों में पाई जाती हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये गैस का एक्सचेंज करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये गैसेस का आदान प्रदान करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को प्लांट से बाहर की तरफ इन्वायरमेंट में रिमूव कर देना। इस तरह का काम कौन करता है प्लांट्स में, स्टोमेटा। समझ में आ रही है बात। और आपको ये पता ही होगा कि जब प्लांट खाना बनाते हैं, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो उस वक्त में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो उस वक्त में गैसियस एक्सचेंज किसकी मदद से हो रहा है, स्टोमेटा की मदद से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में जैसा बता रहा है कि दे आर मोस्टली फाउंड ऑन दी अंडर साइड ऑफ द लीफ। ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है कि ये पत्तियों के नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं। ध्यान से आप देखिएगा, आपके घर में अगर प्लांट्स होंगे या बगीचे में कभी भी आप पत्तियों को तोड़िए और पत्तियों के नीचे यानी उसके पीछे वाला पोर्शन देखिए, तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे पोर्स नज़र आते हैं, छेद नज़र आते हैं, उन्हीं को हम स्टोमेटा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि ईच स्टोमा यानी स्टोमेटा को ही आप अगर ग्रुप में कहो तो स्टोमेटा कहते हैं, अगर अकेले एक छेद को कहो यानी पोर्स को कहो तो हमें स्टोमा कहते हैं। हर एक स्टोमा जो होती है वो चारों तरफ से कह सकते हैं ढकी होती है गार्ड सेल से। गार्ड मतलब आप समझ ही रहे हो, प्रोटेक्शन का काम उसे करती है, जिसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं, गार्ड कोशिका कहते हैं, रक्षक कोशिका जिसे हिंदी में कहते हैं। ओके, गार्ड सेल्स कहते हैं, जो कि स्टोमा को ढकती है। अब ये क्या करती है, यही गार्ड सेल बार बार जो होती है, हमारे जो पोर होता है, मतलब ये जो छेद होता है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, इसको बार बार ये गार्ड सेल्स बंद करती है और खोलती है। मतलब बार बार गार्ड सेल्स के बंद होने और खुलने से आप कह सकते हो कि स्टोमेटा भी बंद होता है और खुलता है, यानी ओपन होता है और क्लोज होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है कि द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शंस। और कहते हैं कि ये जो गार्ड सेल्स, जिसको हम हिंदी में रक्षक कोशिका कहते हैं, यही रक्षक कोशिका जो होती है वाटर का जितना भी मटेरियल यानी जल की सामग्री को पहुंचाने का काम उसका मतलब आप कह सकते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है।
वाटर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का भी काम ये करता है, गार्ड सेल्स की मदद से ही होता है स्टोमेटा में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है, ये देखिए गार्ड सेल स्टोमेटा देख लीजिए। अब एक बार डायग्राम देख लीजिए स्टोमेटा, ये आपका गार्ड सेल हो गया। ये देखिए ऐसे राजमा जैसा दिख रहा है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ओके, ये आपको दिख रहा होगा राजमे जैसे कलर का, या आप सेम कह सकते हो, इसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। साथ ही साथ ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोमेटा का, कभी कभी आपके एग्जाम्स में भी ये डायग्राम डायरेक्ट पूछा जाता है। ये आपका ये आउटर वॉल हो गया, ये आपका आउटर वाला पार्ट हो गया, आउटर वॉल बाहरी भित्ति। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका इनर वाला पार्ट हो गया, इनर वॉल। ओके, साथ ही साथ इसे हम स्टोमेटल एपर्चस कहते हैं। ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया। सो ये आपका डायग्राम हो गया किसका, स्टोमेटा का। ओके, सो आई होप कि आपको स्टोमेटा का मतलब यानी स्टोमेटा के बारे में समझ में आ गया होगा विद डायग्राम कि क्या होता है, क्या काम करता है प्लांट्स में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, हम देखेंगे इस टॉपिक में कि जो अमीबा है, जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जानवर कहते हैं, ये अपना भोजन कैसे करते हैं, मतलब ये पोषण कैसे करते हैं, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। सो पर्टिकुलर अमीबा जो होते हैं वो एक होलोजोइक का मतलब आप जानते हैं, हमने जो पहला पार्ट लेक्चर पढ़ा था इसका, उसमें हमने होलोजोइक के बारे में डिस्कशन किया था। आप में से जिन लोगों ने भी नहीं देखा पहला पार्ट, तो आप पहला पार्ट पहले देखें, उसके बाद ही ये पार्ट देखें। ओके, सो अमीबा किस तरीके से भोजन करते हैं, होलोजोइक तरीके से भोजन करते हैं। होलोजोइक का मतलब होता है सॉलिड चीज़ों को लेना। ओके, सो ये क्या करते हैं, इट इनफ्लग द फूड पार्टिकल्स यूजिंग स्यूडोपोडिया। द प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। ये क्या करते हैं, भोजन के पार्टिकल्स को, यानी आप कह सकते हैं कणों को निगलते हैं, और जिनकी मदद से जिनका ये उपयोग करते हैं भोजन के पार्टिकल्स को निगलने में, ओके, लेने में, निगलने को इनगल्फ कहा जा रहा है यहाँ पे। उस पर्टिकुलर पार्ट्स को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, यहाँ पे पी साइलेंट है, स्यूडोपोडिया, जिसको हिंदी में हम कूटपाद कहते हैं। कूटपाद, हिंदी में हम इसे कूटपाद भी कहते हैं। सो पर्टिकुलर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये फूड कैसे लेते हैं, ये फूड को निगलते हैं, सॉलिड फूड को निगलते हैं, और उसके लिए ये किसका यूज़ करते हैं, ये स्यूडोपोडिया का यूज़ करते हैं। और फिर फूड ये, और इसके इस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस, यानी भक्षणकारी जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, एंड देन फिर ये जब फूड लेते हैं तो इनकी बॉडी में वो फूड कहाँ स्टोर होता है, खाद्य रिक्तिकाएँ, जिसे हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं, वहाँ पे जाके ये फूड क्या होती हैं, स्टोर होती हैं। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि एज द फूड वैक्यूल पासेस थ्रू द साइटोप्लाज्म, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन टेक प्लेस। फिर वहाँ से क्या होता है कि ये जो खाना होता है इनका, ये कहाँ जाता है, ये इनके कोशिका द्रव्य में, जिसे हम साइटोप्लाज्म इंग्लिश में कहते हैं, वहाँ जाता है, वहाँ से पास होता है। वहाँ से पास होने के बाद खाने का इनके डाइजेशन होता है, यानी पचता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, यानी अवशोषित होता है, उसके बाद फिर घुलता है, यानी एसिमिलेट होता है। एंड देन लास्ट पॉइंट में मैंने बताया है कि व्हेन द फूड वैक्यूल्स ओपन टू आउटसाइड, ईजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस। और पचने के बाद जो, जैसे हमारे शरीर में जो पदार्थ, जो फूड पार्टिकल्स नहीं पचता, शरीर उसको गंदगी मान के शरीर के बाहर निकाल देती है, वैसे ही फूड वैक्यूल से जो चीज़ें नहीं पच पाती हैं, फिर उसको क्या किया जाता है, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, निष्कासित कह सकते हैं, निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो अमीबा होती है वो भोजन को लेती है और भोजन को पचाती है, और फिर जो भोजन नहीं पचता, जो नहीं डाइजेस्ट हो पाता, अनडाइजेस्टेड चीज़ों को फूड वैक्यूल्स के माध्यम से ही बाहर थ्रो आउट कर देती है, निकाल देती है। ओके, ये आप देख सकते हैं डायग्राम भी,
कैसे दिखा रहा है कि पहले ये अमीबा है और इसने ये क्या किया, फूड को लिया। उसके बाद आप जानते हैं फूड किसकी मदद से लेता है, स्यूडोपोडिया की मदद से। अब उसको क्या करेगा, इंजेशन, फूड को लेने के प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। जब वो फूड अंदर जाएगा तो वो पचना स्टार्ट करेगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं पाचन, डाइजेशन। डाइजेशन के बाद फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद वो बॉडी में लगता है एसिमिलेशन। उसके बाद जो उतने प्रोसेस के बाद जो फूड अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा उस फूड पार्टिकल्स को बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है ईजेशन के द्वारा। तो इतने स्टेप्स हम देख सकते हैं एक न्यूट्रिशन में होता है। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन, उसके बाद है डाइजेशन, उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन एंड लास्ट प्रोसेस इज ईजेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपको याद रखना होगा अच्छे से कि एक न्यूट्रिशन के लिए हमारे बॉडी में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट स्टेप्स इज ईजेशन। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पैरामीशियम में किस तरीके से, अभी हमने बात किया न्यूट्रिशन में किस तरीके से, अमीबा में किस तरीके से न्यूट्रिशन हुआ, अमीबा किस तरीके से भोजन करता है। अब हम देखेंगे कि पैरामीशियम किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ये भी क्या है, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं अमीबा की तरह, ठीक है, हमारी तरह। साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप में हमने बताया कि हाउएवर दे हैव सीलिया that help them to engulf the food through the oral groups। आपको याद होगा कि हमने अभी देखा कि जो अमीबा था उसके पास स्यूडोपोडिया था, कूटपाथ था, जिसकी मदद से वो भोजन को ले रहा था, फूड पार्टिकल्स को ले रहा था। यहाँ पे फूड पार्टिकल्स को लेने के लिए इनके पास स्यूडोपोडिया नहीं है, इनके पास फूड को इनगल्फ करने के लिए कौन सा पार्ट है, कौन सा ऑर्गन है, सीलिया। सीलिया को हम हिंदी में कहते हैं पक्षमाव। छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारे आईब्रोज होते हैं वैसे ही, सॉरी आईब्रोज नहीं, हमारी जो आँख की पंखुड़ियाँ होती हैं वैसे ही, ठीक है। अब इनके पास भी क्या है, फूड वैक्यूल से अमीबा की तरह, जैसे वहाँ इनगल्फ होने के बाद अमीबा में फूड जा रहा था, स्टोर हो रहा था खाद्य रिक्तिका में, फूड वैक्यूल्स में, यहाँ पे भी फूड जो है इनक्लोज्ड हो जाता है फूड वैक्यूल्स में। उसके बाद जैसे वहाँ पे फूड वैक्यूल से जो है आगे बढ़ता है, साइटोप्लाज्म में जाके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन होता है। यहाँ भी देख सकते हैं कि वो यहाँ से भी फूड साइटोप्लाज्म में जाता है एंड उस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लोसिस। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं, जहाँ पे फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं उसको ये क्या करता है, किसकी मदद से निकालता है, ये एनल पोर की मदद से निकाल देता है। एनल पोर, इसकी बॉडी में एक छोटा सा छेद होता है, ठीक है, उस छेद से ये अनपचे पदार्थ को, अनडाइजेस्टेड, अब वो क्या कर रहा था, अमीबा फूड वैक्यूल से ही निकाल दे रहा था, लेकिन ये फूड वैक्यूल से नहीं निकालता। ये क्या करता है, अनपचे पदार्थ को, अनडाइजेस्टेड पदार्थ को ये क्या करता है, पोर से निकालता है, जिसको एनल पोर कहते हैं, या साइटोफाइट कहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदी में भी मैंने बताया है कि इनके पास सीलिया होता है, जिनके माध्यम से ये फूड्स को निगलते हैं एंड देन वो फूड्स कहाँ जाता है, खाद्य रिक्तिका में जाता है, फिर वहाँ से कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में जाके वहाँ पे पचता है, पचने के बाद शरीर को लगता है, और जो अपच्य पदार्थ होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उनको ये एक छोटे से छेद के माध्यम से क्या करते हैं, निकालते हैं, ठीक, जिसे हम कहते हैं गुदा छिद्र या फिर साइटोप्लीज। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये है पैरामीशियम का डायग्राम, ये सीलिया, इसी की बात हम कर रहे थे, जिससे ये फूड पार्टिकल्स को, ये देख सकते हैं कैसे ये फूड पार्टिकल्स ले रहे हैं, ठीक है। ये अंदर गया, अंदर जाने के बाद फूड वैक्यूल्स आप देख सकते हैं, ये सब फूड वैक्यूल्स हैं। यहाँ पे जाने के बाद साइटोप्लाज्म, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, जहाँ डॉट डॉट बना रही हो, इसके अंदर डाइजेस्ट होने के बाद सारा एनर्जी इनको मिलेगा, और जो अनडाइजेस्टेड हैं ये क्या करते हैं, ये देखिए एनल पोर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हैं आप, एनल पोर, साइटोप्रोक्ट, इसके थ्रू ये बॉडी के बाहर इसको निकाल देते हैं। ओके, ये डायग्राम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब हम अपनी बात कर लेते हैं कि हम कैसे खाना खाते हैं, मतलब हमारे पास, हम जब फूड पार्टिकल्स लेते हैं तो वो फूड पार्टिकल्स हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, कैसे वो पचता है, किन किन ऑर्गन से होते हुए वो जाता है। सबसे पहले तो हम सर्वाहारी हैं, ओमनिवोर्स हैं,
कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं, और जो दोनों खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं। ओके, सो दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड। ओके, मनुष्य सर्वाहारी होता है और वे पौधे आधारित भोजन के साथ साथ पशु आधारित भोजन भी खा सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट कि बिग मोर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए हमारा जो न्यूट्रिटिव सिस्टम होता है, पोषण प्रणाली होती है, वो बहुत ज़्यादा जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। दूसरी चीज़ कि हमारे पास इसके लिए एक पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसके पास एक आहार नाल होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ओके, और एक होता है पाचक ग्रंथियाँ, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी हमारा जो पाचन तंत्र होता है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितने चीज़ों से मिलकर बना होता है, मैं कलर चेंज कर दूँ। पहला चीज़ होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल, और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, पाचक ग्रंथियाँ। तो ये दो सिस्टम क्या बनाती हैं, ये दो लोग मिलके हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र बनाती हैं। ओके, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में वही चीज़ मैंने लिखा है। और साथ ही साथ जो प्रोसेस अभी हमने देखा, हमारे भी में भी 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम फूड को लेते हैं जिसे हम इंजेशन कहते हैं, फिर वो फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट किया जाता है जिसको डाइजेशन कहते हैं, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, अवशोषण, फिर क्या होता है, आत्मसात होता है यानी एसिमिलेशन, और फिर जो अनपचे पदार्थ होता है उसको हमारा शरीर उत्सर्जी पदार्थ, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट मानकर निकाल देता है, ईजेशन। तो ये टोटल 5 स्टेप्स होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं न्यूट्रिशन के वक्त। ओके, सो इनमें से जो 4 स्टेज है, एक इंजेशन, एक डाइजेशन, एक एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और एक ईजेशन, ये जो 4 स्टेप्स है, ठीक है, एसिमिलेशन को छोड़ के ये 4 स्टेज जो है आपका अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, ठीक है, और आत्मसात, ठीक है ना, इसको आप ले लीजिए। एसिमिलेशन को छोड़ दीजिए, एसिमिलेशन मतलब आत्मसात को छोड़ दीजिए, उत्सर्जन को ले लीजिए। इन चारों स्टेप जो होती है ये सभी आपकी एलिमेंट्री कैनाल में होती है, और एसिमिलेशन जो होता है ये आपके पूरे शरीर में होता है। ये आप हमेशा याद रखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, हमारे आहार नाल की। हमारा जो आहार नाल होता है ये एक लंबे ट्यूब जैसा होता है, और ये हमारे मुख से यानी माउथ से शुरू होता है, और हमारे गुदा यानी एनस वाले पार्ट में, जहाँ से हम बॉडी के वेस्ट यानी उत्सर्जी चीज़ों को निकालते हैं, गंदगी को निकालते हैं, वहाँ पे ये जाके फिनिश होती है। कहते हैं कि इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो आपकी 9 मीटर लंबी होती है। यस, 9 मीटर, क्योंकि 6.5 मीटर तो आपकी छोटी आंत ही लंबी होती है, 1.5 मीटर तो आपकी बड़ी आंत होती है। क्योंकि एक एलिमेंट्री कैनाल के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। सबसे पहले भाग को कहते हैं मुख गुहा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बक्कल कैविटी या ब्यूकोफेरेंजियल कैविटी, या फिर आप कह सकते हैं माउथ कैविटी। दूसरे वाले पार्ट को कहते हैं ओइसोफेगस यानी ग्रास नली या ग्रसनी कुछ कहते हैं, इसको ग्रास नली कहते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है स्टमक, इसको हिंदी में कहते हैं आमाशय। और चौथा पार्ट होता है आपका इंटेस्टाइन यानी आंत, जो 2 प्रकार का होता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन, यानी एक बड़ी आंत और एक छोटी आंत, ठीक है। तो इन चारों पार्ट से मिलके एलिमेंट्री कैनाल बना होता है। ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका माउथ कैविटी, मैं कलर चेंज करती हूँ, पहला पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल का। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया ओइसोफेगस, ये आपका तीसरा पार्ट हो गया स्टमक, और ये आपका चौथा पार्ट हो गया इंटेस्टाइन। यहाँ पे ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन साइज में बड़ी होती है, नाम से छोटी लग रही है लेकिन साइज में बड़ी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन भी यही है, उल्टा है, नाम से बड़ा लग रहा है लेकिन साइज में छोटा होता है। सो इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, जो कि हमारा होगा पार्ट 3।
मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आज हमने जैसा कि पढ़ा कि न्यूट्रिशन, स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा के डायग्राम, स्टोमेटा का काम, साथ ही साथ अमीबा किस तरीके से न्यूट्रिशन करता है, पैरामीशियम किस तरीके से न्यूट्रिशन करता है, और इंसान यानी ह्यूमन बीइंग किस तरीके से न्यूट्रिशन करता है। हमने जाना बेसिक चीज़ एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है और डायग्राम। सो पार्ट 2 में हम इन चारों पार्ट्स के बारे में, माउथ कैविटी, ओइसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। सो आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी हो, समझ में आ रही हो। और अगर आपको मेरी चीज़ें समझ में आ रही हों तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही लेक्चर वीडियो मैं लाती रहूँगी, जिससे आप सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहेगी जब भी मैं अपलोड करूँगी अपने लेक्चर वीडियो। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर वीडियो के साथ। थैंक यू।